यह प्रश्न है प्रथम वर्ष हिंदी भाषा का। देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मतों का परिचय दीजिए, अथवा देवनागरी के नामकरण को स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए, या फिर देवनागरी के अन्य नामों का उल्लेख करते हुए इसके विकास पर प्रकाश डालिए। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देवनागरी लिपि के विकास क्रम पर प्रकाश डालने इत्यादि। इसके उत्तर कैसे होंगे? उत्तर है, डॉक्टर भोलाराम तिवारी ने लिपि की उपयोगिता और उसकी शक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है, लिपि का कार्य भावों का अंकन है। अपने इस कार्य में जो लिपि जितनी ही सफल होगी उसे उतनी शक्ति संपन्न तथा उपयोगी कहा जाएगा। रज्जु लिपि तथा भाव मूलक लिपि की अपनी सीमाएं होती हैं, अतः ध्वनि मूलक लिपि की तुलना में उन्हें उपयोगी नहीं कहा जा सकता। ध्वनि मूलक लिपि में भी वर्णात्मक लिपि अक्षरात्मक लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा उपयोगी होती है, क्योंकि उसके द्वारा ध्वनियों का अंकन अधिक स्पष्ट तथा वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। इस श्रेणी की लिपि केवल रोमन तथा उससे निकली कुछ अन्य है। देवनागरी लिपि का संक्षिप्त परिचय। प्राचीन नागरी लिपि के पश्चिम रूप से देवनागरी लिपि विकसित हुई है। नागरी लिपि का समुचित विकास 10वीं शताब्दी 50 से माना जाता है। प्राचीन अभिलेखों की लिखावट के अध्ययन से ज्ञात है कि भीमदेव प्रथम 1028 और भीमदेव द्वितीय 1200 ईस्वी तथा उदयवर्धन 1200 ईस्वी के अभिलेखों से प्रयुक्त लिपि वर्तमान हिंदी के बहुत समीप आ गई है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार इस प्रकार वर्तमान देवनागरी लिपि का प्रारंभ 1000 से 1200 तक मानना उचित है। बाद में आवश्यक संशोधन परिवर्तन होते रहे। 18वीं शताब्दी की नागरी लिपि प्रायः वर्तमान नागरी के तुल्यपूर्ण विकसित हो गई थी, केवल कुछ मात्राओं में अंतर पाया जाता है। यह हमने देखा देवनागरी लिपि का संक्षिप्त परिचय। अब जानते हैं नामकरण। इसके नामकरण पर अभी भी विवाद है। गुजरात में नागर ब्राह्मणों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। दूसरा, कुछ विद्वान बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में उल्लेखित नाग लिपि से इसका संबंध स्थापित करते हैं, परंतु डॉक्टर बर्नेट का मत है कि नाग लिपि एवं नागरी लिपि दोनों सर्वदा भिन्न लिपियां हैं। तीसरा, कुछ विद्वानों के अनुसार प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। चौथा, आर्य शास्त्र के अनुसार देवता की प्रतिमाओं के निर्माण से पूर्व यहाँ पर उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों के द्वारा की जाती थी, जो कि प्रकार के त्रिकोणवादी यंत्रों के बीच में अंकित किए जाते थे। इन यंत्रों को देवनगर और उन चिन्हों को देवनागर कहा जाता था। उन चिन्हों से ही देवनागर के कारण इसका यह नाम पड़ा। पांचवा, देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई। छठवां मत है कि पाटलिपुत्र को पहले नागर और चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहा जाता था, उन्हीं के नाम पर इस लिपि को देवनागरी नाम दिया गया। सातवां मत है धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर था, जिसमें चौकोर आकृतियां होती थी। इधर नागरी लिपि के अधिकांश अक्षर भी चौकोर होते थे। इसी आधार पर इसे नागरी या सम्मान देने के लिए देवनागरी लिपि कहा गया। इस विषय पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार यह मत बहुत प्रमाणित नहीं है। अगर नागरी लिपि की व्युत्पत्ति का प्रश्न अभी तक अनिर्णित है, इसी संबंध में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना की मान्यता है। उक्त मतों में से कौन सा मत सर्वथा ठीक होगा, यह तो निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि जिस तरह श्रेष्ठ वाग्मय वाली भाषा संस्कृत को परिष्कृत एवं परिमार्जित होने के कारण देववाणी कहा जाता है, उसी तरह संस्कृत वाग्मय को लिपिबद्ध करने के कारण इस परिष्कृत एवं परिमार्जित नागरी लिपि को देवनागरी नाम दिया गया है। देवनागरी लिपि का विकास। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट 700 से 800 ईस्वी के एक शिलालेख से मिलता है। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों में भी यह लिपि प्रचलित थी और 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के ध्रुव राज ने अपने राज्य देशों में इसी लिपि का प्रयोग किया था।
विजयनगर राज्य और कोंकण में भी इस देवनागरी लिपि का प्रचार था। इसी आधार पर कुछ विद्वान यह स्वीकार कर लेते हैं कि देवनागरी का विकास सर्वप्रथम दक्षिण में ही हुआ था और वहीं से बाद में यह लिपि उत्तर में प्रचलित हुई। डॉक्टर सक्सेना यह भी मानते हैं कि यह लिपि भारत में सबसे ज़्यादा फैली हुई थी और प्रचलित थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में उपलब्ध शिलालेख, ताम्रपत्र, हस्तलेख, प्राचीन ग्रंथ आदि में देवनागरी लिपि की ही अधिकता दिखाई देती है। आज भी यह लिपि संपूर्ण हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त भारत के अधिकांश प्रांतों में प्रयुक्त होती है और हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और हिंदी की सभी बोलियों में इस लिपि का प्रयोग होता है। ईसा की 8वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि मेवाड़ के गोहिलवंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, मध्य प्रदेश में हैयवंशी राजा, राठौर और कलचुरी नरेश, कन्नौज के गढ़वाल और सोलंकी राजाओं में पर्याप्त मात्रा में प्रचलित रही हैं। आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर सिरोरेखा न थी और अ, घ, म, य, व और स के सिर दो भागों में विभक्त थे। साथ ही 10वीं शताब्दी की देवनागरी लिपि के अनेक वर्ण आधुनिक वर्णों से बहुत पृथक थे। धीरे धीरे उन्हें सुंदर बनाने का प्रयास होता रहा है और 14वीं शताब्दी में आकर इस लिपि वर्णों का यह रूप स्थिर हो गया जो आजकल मिलता है। नागरी लिपि के विकास की गाथा बहुत लंबी है, जिसमें से विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रभावों का है जो इस पर पड़े हैं। फारसी के प्रभाव परिणाम स्वरूप नुक्ते या बिंदु का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिससे जिहा मूलक ध्वनियाँ क, ग, ज आदि रूप में लिखी जाती हैं। मराठी के प्रभाव के कारण पूर्वचलित अब अ रूप से चुका है। इसी प्रकार अ के स्थान पर झ और अ वर्ण मराठी के प्रभाव से ही आए हैं। कुछ लोग नागरी लिपि सिरोरेखा के बिना लिखते हैं। यह गुजराती प्रभाव माना जा सकता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार बंगाली लिपि में भी देवनागरी लिपि को प्रभावित किया है, क्योंकि बंगला लिपि में अधिकांश वर्ण गोल होते हैं और देवनागरी लिपि के अधिकांश वर्ण चौकोर होते थे। परंतु आजकल देवनागरी लिपि में भी अक्षर उतने चौकीर नहीं रहे, अपितु अधिकांश वर्ण गोल लिखे जाते हैं। अंग्रेजी के प्रभाव की भी चर्चा विद्वानों ने की है। इसके प्रभाव से अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह आदि का विकास तो हुआ ही, साथ ही अंग्रेजी के कतिपय ध्वनियों को अंकित करने के लिए भी प्रयास हुआ। जैसे कॉलेज, डॉक्टर में ओ के लिए यू, अब तो पूर्ण विराम के लिए भी बिंदु का प्रयोग होने लगा है। अंकों का विभाजन। अंकों की उत्पत्ति के बारे में भी कई मत प्रचलित हैं। कुछ इनकी उत्पत्ति रेखाओं को मानते हैं, क्योंकि आज भी अनपढ़ व्यक्ति गणना के लिए इन तरह की रेखाएं खींचकर गणना करते हैं। कुछ की धारणा है कि अंकों के सूचक शब्दों में प्रथम अक्षर से अंकों का विकास हुआ, जैसे ए के ए से 1, दौ के द्व से 2, त्रीणी के त्र से 3, चत्वारी के च से 4, पंच के प से 5, षष्ठ के स से 6, सप्त के स से 7, अष्ट के अ से 8, नौ के न से 9। प्राचीन लिपि में शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं मिलता। पहले 10, 20, 100, 1000 आदि के लिए अलग अलग चिन्ह प्रचलित थे, परंतु नवीन देवनागरी लिपि में जीरो का प्रयोग देखा जाता है। इस शून्य के प्रसार से बड़ी सरलता आ गई है। ये नदीन अंक चिन्ह ईसा की 5वीं शताब्दी में आरंभ हो गए थे, परंतु शून्य का विकास बहुत पीछे हुआ। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न कंप्लीट हुआ। हम पढ़ रहे थे देवनागरी लिपि के विकास क्रम पर प्रकाश डालिए या देवनागरी शब्द के नामकरण का आधार बताइए, और विद्वानों के विभिन्न मतों का परिचय दीजिए तथा देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंधों में इसके विकास पर प्रकाश डालिए इत्यादि। हिंदी भाषा प्रथम वर्ष में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हिंदी भाषा के अन्य प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपके मन में किसी तरह का प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें।
इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं।